नेहरू शिक्षा महाविद्यालय इंदौर सिटी राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब लोग अध्ययन करेंगे पावलोव के अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत के बारे में, जो कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण आयाम माना जाता है और बाद में स्थापित होने वाले नियमों या सिद्धांतों को पावलोव के सिद्धांत ने बहुत प्रभावित किया है। इनके सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आइए हम सब लोग अध्ययन करते हैं पावलोव का अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत। पावलोव का अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत। पावलोव एक रूसी चिकित्सा शास्त्री थे, शरीर विज्ञानी थे और इन्होंने जो अपना अध्ययन किया था वो वास्तव में शरीर विज्ञान के अंतर्गत किया था और ये अपने अध्ययन के द्वारा देखना चाहते थे कि वास्तव में जब किसी प्राणी को भूख लगती है तो उसके शारीरिक परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है या उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस बात का ये अध्ययन करना चाहते थे और इन्होंने अपने अध्ययन के अंतर्गत जो प्रयोग किया वो वास्तव में अधिगम के क्षेत्र में एक महान योगदान के रूप में देखा जाता है और माना जाता है। और अपने प्रयोग के लिए इनको पावलोव महोदय को 1904 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो आइए हम सब लोग देखते हैं कि इन्होंने अपना प्रयोग किस प्रकार से किया और इनका प्रयोग जो है वो अधिगम के क्षेत्र में किस प्रकार से एक क्रांतिकारी कदम के रूप में देखा जाता है। पावलोव महोदय ने अपना जो प्रयोग किया उसके अंतर्गत इन्होंने एक कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया। एक कुत्ता लिया और कुत्ते को प्रयोगशाला में नियंत्रित परिस्थितियों में कुत्ते को रखा और नियंत्रित परिस्थितियों में इन्होंने कुत्ते को रखा और कुत्ते को एक बेंच पर इस तरह से खड़ा किया कि कुत्ता ना अपनी इच्छा अनुसार हिल सकता था, ना डुल सकता था, ना आगे जा सकता था, ना पीछे जा सकता था। और कुत्ते के गले में इन्होंने एक छोटा सा ऑपरेशन किया और उस गले से कुत्ते के एक नली ले जा करके एक परक नली या बीकर में उसकी लार को एकत्रित करने और उसके द्वारा अपने अध्ययन को परिणाम तक पहुंचाने का इन्होंने प्रयत्न किया। तो कुत्ते को जो इनका प्रयोज्य था उसको उन्होंने जब नियंत्रित परिस्थितियों में रखा तो उसके सामने इन्होंने भोजन दे करके ये समझने का प्रयत्न किया कि भोजन को देख करके कुत्ते में क्या परिवर्तन आता है। तो प्रारंभिक अवस्था में कुत्ता जो था वो भोजन जब कुत्ते के सामने आता था तो कुत्ते के लिए भोजन एक प्रकार से उद्दीपन का कार्य करता था और ये किसी भी प्राणी के साथ हो सकता है कि भोजन को देख करके और विशेष तौर पे तब जब भूख लगी हो और बहुत बड़ी मात्रा में भूख की जो संवेदना हो उसकी अनुभूति की जा रही हो तो मुंह में लार का आ जाना स्वाभाविक क्रिया है। तो जिसको इन्होंने इस प्रकार से किया, इस प्रकार से यूसीएस और यूसीएस को इन्होंने कहा इसको यूसीएस हमको लिखना चाहिए था, पुनः एक बार देखते हैं। यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस या इसको हम कह सकते हैं स्वाभाविक उद्दीपन को इन्होंने कहा ये था भोजन के रूप में। और कुत्ते को जो इन्होंने नियंत्रित परिस्थितियों में बांध रखा था उसके सामने जब भोजन को देख करके अनकंडीशनल यूसीआर इसके व्यवहार में प्रकट होता था। यूसीआर का मतलब है कि लार का आना और इसको इन्होंने कहा स्वाभाविक प्रतिक्रिया। क्या कहा? स्वाभाविक प्रतिक्रिया। अब हम देखते हैं, जाहिर सी बात है कि कुत्ता
जो नियंत्रित परिस्थितियों में है वो न हिल सकता है न डुल सकता है, उसके लिए भोजन अनकंडीशनल स्टिमुलस या स्वाभाविक उद्दीपन के रूप में है। और इसके प्रति कुत्ते के सामने जब ये भोजन इनका नौकर लेकर के जाता था तो इन्होंने क्या प्रतिक्रिया देखी कि यूसीआर अनकंडीशनल रिस्पांस, स्वाभाविक प्रतिक्रिया। और स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में इन्होंने क्या देखा कि वो जो इन्होंने नली कुत्ते के गले से बाहर निकाल कर लगा रखी थी उसमें लार आ जाती थी और लार को एकत्रित बीकर में या पात्र में ये कर लेते थे। कुछ समय बाद इनका ध्यान गया पावलो महोदय का और इन्होंने ये देखा कि इनके जो नौकर के द्वारा भोजन कुत्ते को ले जाया जाता था उसकी पदचाप को सुनने मात्र से उस नली के माध्यम से लार एकत्रित होने लगी। तो इन्होंने एक प्रयोग किया और वो प्रयोग जो था, इन्होंने एक प्रयोग ये किया कि भोजन देने के कुछ समय पूर्व घंटी की आवाज इन्होंने उत्पन्न की और उस भोजन देने के पूर्व जो इन्होंने घंटी की आवाज उत्पन्न की उसको सीएस इन्होंने कहा। सीएस का मतलब है कंडीशनल स्टिमुलस या अस्वाभाविक उद्दीपन इन्होंने कहा। और इन्होंने अस्वाभाविक उद्दीपन किसके? घंटी की आवाज के रूप में, घंटी की आवाज के रूप में उत्पन्न किया। और इधर जो इन्होंने देखा कि सीआर अर्थात जो लार थी वो अब भी आ रही है और कुछ समय पश्चात इन्होंने जब दोनों को एक साथ संयुक्त करके दिया या प्रारंभ में तो इन्होंने घंटी की आवाज ही उत्पन्न की और घंटी की आवाज के साथ ही इन्होंने जब भोजन दिया तो थोड़े समय पश्चात दोनों के बीच में एक बाण या कह लीजिए साहचर्य स्थापित हो गया, जिसको इन्होंने कहा कि अब अनुबंधन हो गया है। अनुबंधन से तात्पर्य था कि अब जो ये क्रिया हो रही है, फिर बाद में इन्होंने देखा कि घंटी की आवाज मात्र से ये जो कंडीशनल स्टिमुलस है, घंटी की आवाज मात्र से भोजन को इन्होंने जो स्वाभाविक उद्दीपन था वो गायब कर दिया। उसके पश्चात भी कुत्ते के मुंह में लार जो है वो आने लगी। तो इसको इन्होंने कहा अनुकूलित अनुक्रिया। ध्यान देने वाली बात है, इन्होंने क्या कहा? अनुकूलित अनुक्रिया। अब कुत्ते की जो अनुक्रिया है वो अनुकूलित हो गई है किसके साथ? कंडीशनल स्टिमुलस के साथ, घंटी की आवाज के साथ जो अस्वाभाविक उद्दीपन है। तो इन्होंने कहा कि सीखने की प्रक्रिया में या सीखने के क्षेत्र में इसी बात का उपयोग करते हुए किसी अस्वाभाविक उद्दीपन पे जोड़ करके हम स्वाभाविक अनुक्रिया प्राणी पे ये करा सकते हैं या अधिगम कर्ता पे करा सकते हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से कि अस्वाभाविक उद्दीपन जिसको इन्होंने सीएस कहा, कंडीशनल स्टिमुलस, उसके द्वारा बार बार स्वाभाविक उद्दीपन जिसको अनकंडीशनल स्टिमुलस अर्थात भोजन के साथ उत्पन्न किए जाने पर साहचर्य या अनुबंधन की प्रक्रिया के फलस्वरूप अनुकूलित अनुक्रिया उत्पन्न हो जाती है और कुत्ते के मुंह में लार आना प्रारंभ हो जाती है या लार आ जाती है। तो सीखने की प्रक्रिया इसी के अनुसार चलती है। इसको लेकर के अन्य प्रयोग भी किए गए जिसमें वाटसन और उनकी पत्नी रेनर ने 1920 में एक प्रयोग किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1920 में यह प्रयोग किया कि इन्होंने एक अल्बर्ट नाम के एक वर्षीय बालक को लिया और इस एक वर्षीय बालक को एक सफेद रंग का चूहा इन्होंने खेलने के लिए दिया। और सफेद रंग का चूहा जब बालक खेल रहा था तो उसी बीच इन्होंने सफेद रंग के चूहे के खेलने के समय ही तीव्र आवाज उत्पन्न की। तीव्र आवाज उत्पन्न किए जाने पर वो जो बालक था जिसका नाम अल्बर्ट था, जिसकी आयु 1 वर्ष थी, वो डर गया या भयभीत हो गया। इसका प्रभाव बाद में इन्होंने ये देखा कि ये जो अल्बर्ट नाम का 1 वर्षीय शिशु था, इसको जब सफेद चूहे को खेलते समय तीव्र आवाज उत्पन्न करके डराया गया तो इसके द्वारा भी अनुकूलित अनुक्रिया किस रूप में दिखाई देने लगी कि बाद में ये सफेद चूहे को देखकर यहां तक कि तीव्र आवाज को गायब कर दिया गया, लेकिन सफेद
चूहे को देख करके भी बालक भयभीत होने लगा। इसके पश्चात इन्होंने जब सफेद उसे खरगोश दिया, सफेद खरगोश, तो सफेद खरगोश को वो डरने लगा। यहां तक कि सफेद रंग का कोट दिए जाने पर भी बालक डरने लगा। तो कहने का मतलब पावलोव महोदय के सिद्धांत को बाद में वाटसन और रेनर, जो कि इनकी पत्नी थी, 1920 में एक प्रयोग करके इनके संबंध को या पाचन या अनुबंधन के सिद्धांत को और पुष्टि प्रदान की गई और मजबूत किया गया कि वास्तव में सीखने की प्रक्रिया में ये जो पावलोव महोदय का अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसके द्वारा बालकों को कुछ भी सिखाया जा सकता है, कैसे भी सिखाया जा सकता है। तो इस प्रकार से इन्होंने पावलोव महोदय का जो सिद्धांत है वो इस आधार पर कार्य करता है कि यदि हम बालक को यदि स्वाभाविक उद्दीपन के साथ साथ कुछ अस्वाभाविक उद्दीपन भी प्रदान करें। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वाभाविक उद्दीपन और अस्वाभाविक उद्दीपन कुछ समय तक तो दोनों जोड़कर दिए जाने चाहिए। कुछ समय पश्चात जिस प्रकार से स्वाभाविक उद्दीपन के प्रति जो बालक प्रतिक्रिया या अनुक्रिया व्यक्त करता है वही अनुक्रिया अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति भी वो व्यक्त कर सकता है। इसको हम कह सकते हैं संक्षेप में SR थ्योरी। SR थ्योरी का मतलब है स्टिमुलस और इसका मतलब है रिस्पांस, अर्थात उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपन दिया जाएगा अनुक्रिया होगी, उद्दीपन दिया जाएगा अनुक्रिया होगी। कहने का मतलब उद्दीपन महत्वपूर्ण है और यहाँ पर इसलिए इसको SR थ्योरी के रूप में भी हम देख सकते हैं और जान सकते हैं। तो पावलोव महोदय का जो सिद्धांत है वो इस आधार पर कार्य करता है कि जो स्वाभाविक उद्दीपन है उसके साथ जोड़ करके यदि अस्वाभाविक उद्दीपन कुछ समय तक दिया जाए और बाद में स्वाभाविक उद्दीपन को हटा दिया जाए तो अस्वाभाविक उद्दीपन से भी वांछित क्रिया या अनुकूलित क्रिया कराई जा सकती है। यही उद्दीपन अनुक्रिया का अधिगम का सिद्धांत है जिसको पावलोव महोदय के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अब हम देखते हैं कि पावलोव महोदय के सिद्धांत की प्रमुख क्या बातें हैं जिनको हम अधिगम के क्षेत्र में देख सकते हैं या समझ सकते हैं, जिन बिंदुओं के माध्यम से हम उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो पावलोव महोदय के सिद्धांत की पहली विशेषता जो है वो है समय अंतराल। ध्यान देने वाली बात है समय अंतराल। जो स्वाभाविक उद्दीपन और अस्वाभाविक उद्दीपन है दोनों के बीच में समय जो है उसके बीच में दिए जाने पर जब वो साथ पाचन के लिए स्थापित किए जा रहे हो तो विलंब नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए जब इन्होंने घंटी की आवाज उत्पन्न की और उसके साथ इन्होंने भोजन दिया तो उनके लिए इन्होंने 200 से 300 मिली सेकेंड का ही अंतर रखा। 200 से 300 मिली सेकेंड का मतलब नाम मात्र का अंतर इन्होंने रखा। जब इन्होंने घंटी की आवाज उत्पन्न की थी उसके बाद इन्होंने भोजन दिया कुत्ते के सामने या उसके सामने प्रस्तुत करने की बात की तो समय अंतराल ज्यादा नहीं होना चाहिए। अर्थात जो स्वाभाविक उद्दीपन के साथ अस्वाभाविक उद्दीपन का संयोग किया जाए, साचर्य किया जाए, उसके बीच में ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखने के ऊपर इनके सिद्धांत से हमें ज्ञान होता है। और दूसरा है उद्दीपन सामान्यीकरण। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके सिद्धांत से हमें ये ज्ञान होता है, ये पता चलता है कि अनुकूलित अनुक्रिया करने की प्रक्रिया के फलस्वरूप अधिगमकर्ता में उद्दीपन का सामान्यीकरण कर लिया जाता है। सामान्यीकरण करने के कारण ही कुत्ते के द्वारा जो लार का प्रकटीकरण भोजन को देखकर किया जा रहा था वही लार का प्रकटीकरण अस्वाभाविक उद्दीपन घंटी मात्र की आवाज पे प्रकटीकरण किया जा रहा है। इसको हम सरल रूप में इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसे किसी शिक्षक को यदि छात्र पसंद करने लगता है तो उनके द्वारा पढ़ाए गए विषय को भी वो पसंद करता है। यहाँ तक कि उनके द्वारा कोई लिखी गई पुस्तक या बताई गई पुस्तक
पुस्तक के प्रति भी उसकी रुचि जो है वो बढ़ जाती है। तो इसको हम इस रूप में देख सकते हैं। उद्दीपन का यहाँ पर क्या कर लिया गया है, सामान्यीकरण कर लिया गया है। और तीसरा बिंदु जो हम देख सकते हैं वो है विभेद। विभेद का मतलब ये होता है, या इस रूप में हम देख सकते हैं इसको पावलोव महोदय के सिद्धांत के द्वारा, कि उद्दीपन की जो तीव्रता है वो तीव्रता कम या ज्यादा कर दिए जाने पर अनुकूलित अनुक्रिया नहीं कराई जा सकती, या उसमें विभेद करना व्यक्ति या बालक सीख लेता है। किस तरह से, जिस तरह से कुत्ते को जो इन्होंने घंटी की आवाज उत्पन्न की थी उसको 1000 हर्ट्ज की सीमा पर रखा था। अगर 1000 हर्ट्ज की सीमा पर आवाज घंटी की उत्पन्न करके भोजन के साथ उसको प्रस्तुत करके कुत्ते को अनुकूलित अनुक्रिया अर्थात उसके मुंह में लार का आना सिखाया गया है, या ये अनुकूलित अनुक्रिया उत्पन्न करना उसको बताया गया है, तो यदि इस आवाज को हम घटा देंगे या बढ़ा देंगे तो ध्यान देने वाली बात है कि अनुकूलित अनुक्रिया नहीं होगी। तो कहने का मतलब अधिगमकर्ता जो है या प्रयोज्य जो है वो विभेद करना अनुक्रियाओं में सीख जाता है। तीव्रता को घटा देने पर या बढ़ा देने पर अनुकूलित अनुक्रिया नहीं होगी, या उसमें वो विभेद करना या अंतर करना सीख जाता है। और चौथा हम कह सकते हैं विलोपन। विलोपन का मतलब ये है कि अगर अनुकूलित अनुक्रिया करना सीख लिया गया है, जैसे कुत्ते के द्वारा घंटी की आवाज को सुन करके मुंह से जो लार आना एक अनुकूलित अनुक्रिया के अंतर्गत हो रहा है, यदि कुछ समय पश्चात तक घंटी की आवाज भोजन के साथ देना बंद कर दिया जाए तो फिर विलोपन हो जाएगा अनुक्रिया का, और घंटी की आवाज सुनने मात्र पे ही जो है उसके मुंह में लार नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है कि उसका अभ्यास या बार बार उसका प्रयोग करते रहना चाहिए, अन्यथा अनुक्रिया जो अनुकूलित हुई है वो गायब हो जाएगी और उसका प्रभाव जो है वो खत्म हो जाएगा। और पांचवें क्रमांक पर हम कह सकते हैं पुनर्लाभ। पुनर्लाभ से तात्पर्य है कि जो अनुक्रिया विलोपित हो गई है या जिसका विलोपन हो गया है, पुनः स्वाभाविक उद्दीपन के साथ अस्वाभाविक उद्दीपन दिए जाने पर उसको पुनर्लाभ के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। या व्यक्ति को या प्राणी को या अधिगमकर्ता को वो फिर से स्मृति में आ जाती है, और पुनर्लाभ का मतलब है पुनः उसे प्राप्त कर लेना। तो प्राणी के द्वारा, अधिगमकर्ता के द्वारा, बालक के द्वारा उसे पुनर्लाभ के रूप में पुनः प्राप्त कर लिया जाता है। और छठे नंबर पर हम कह सकते हैं पुनर्बलन। ध्यान देने वाली बात यह है कि सीखने की प्रक्रिया में पावलोव महोदय के सिद्धांत के अंतर्गत जो भोजन है वो पुनर्बलन के रूप में कार्य कर रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि प्रारंभ में पुनर्बलन सीखने की प्रक्रिया में या अधिगम के क्षेत्र में बड़ा प्रभावकारी होता है। अगर कुत्ते के सामने भोजन न लाया गया होता तो निसंदेह रूप से उसकी स्वाभाविक अनुक्रिया नहीं हो सकती थी। तो स्वाभाविक अनुक्रिया कराने के लिए पुनर्बलन का बड़ा महत्व होता है, और ये पुनर्बलन जिस स्वरूप में जितना दिया जाएगा अधिगम के क्षेत्र में ये उतना ही प्रभावकारी हो सकता है। तो एक प्रकार से पावलोव महोदय के अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत की 6 विशेषताएं हैं। समय अंतराल अर्थात दोनों उद्दीपन, स्वाभाविक उद्दीपन और अस्वाभाविक उद्दीपन जो दिए जा रहे हैं या साथ प्रस्तुत किए जा रहे हैं उनके बीच में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, दोनों साथ साथ प्रदान किए जाने चाहिए, तभी उनका प्रभाव होगा। नंबर 2 पे उद्दीपन सामान्यीकरण, प्रयोज्य के द्वारा या प्राणी के द्वारा या अधिगमकर्ता के द्वारा उद्दीपन का सामान्यीकरण कर लिया जाता है, अर्थात एक के साथ एक को जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए सीखने के स्वरूप में हमने बताया था आपको कि शिक्षक जो जिनको बालक पसंद करते हैं उनके द्वारा जो भी विषय पढ़ाया जाता है या जो पुस्तक पढ़ाई जाती है या जो बातें कही जाती हैं उन सबको भी बालक आत्मसात कर लेते हैं या बड़ी तत्परता पूर्वक सीख लेते हैं। फिर इनके अधिगम सिद्धांत की एक विशेषता है विभेद। विभेद का मतलब है अनुकूलित अनुक्रिया जिन परिस्थितियों में सिखाई गई है उन्हीं प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होने पर
अनुकूलित अनुक्रिया उत्पन्न होती है या उसका प्रकटीकरण होता है, उसमें अंतर कर दिए जाने पर या उसमें परिवर्तन ला दिए जाने पर उसका प्रभाव खत्म हो जाता है या अनुकूलित अनुक्रिया उत्पन्न नहीं होती है। विलोपन से तात्पर्य है, जो चौथे क्रमांक पर इनके अधिगम सिद्धांत की विशेषता है कि जो कुछ भी सीखा गया है यदि उसका प्रयोग लंबे समय तक नहीं किया जाता है, अभ्यास नहीं किया जाता है, तो सीखी गई अनुकूलित अनुक्रिया व्यवहार में गायब हो जाती है, विलोपित हो जाती है। लेकिन पूर्णतया विलोपित नहीं होती, उसका पुनर्लाभ भी 5वें क्रमांक के अंतर्गत किया जा सकता है। पुनः दोनों का साहचर्य कर दिए जाने पर या स्वाभाविक उद्दीपन अस्वाभाविक उद्दीपन के साथ जोड़कर प्रदान किए जाने पर उसका पुनर्लाभ प्रयोग के द्वारा या प्राणी के द्वारा या अधिगमकर्ता के द्वारा कर दिया जाता है। और फिर छठे क्रमांक पर है पुनर्बलन। सीखने की प्रक्रिया में पुनर्बलन का बड़ा महत्व है, क्योंकि स्टिमुलस रिस्पांस, जब उद्दीपन होगा तभी रिस्पांस होगा। तो कहने का मतलब इनका सिद्धांत व्यवहारवादियों के अंतर्गत आता है। और व्यवहारवादी क्या मानते हैं? किसी भी व्यवहार का प्रकटीकरण कब होता है? जब प्रकृति में या परिवेश में हमारे सामने कोई उद्दीपन आता है तो उसके प्रति जो हम अनुक्रिया करते हैं वही अनुक्रिया हमारे व्यवहार का कारण बनती है, और व्यवहार के कारण ही अन्य व्यवहार उत्पन्न होता है, और अन्य व्यवहार के कारण सीखने की प्रक्रिया जो है वो निरंतर आगे बढ़ती रहती है। और पावलोव महोदय के सिद्धांत को आगे वाटसन और रेनर के द्वारा और पुष्टि प्रदान की गई या और मजबूती प्रदान की गई। और इस प्रकार से हम अब देखते हैं कि पावलोव महोदय का जो अधिगम सिद्धांत है वो अधिगम सिद्धांत किस प्रकार से सीखने के क्षेत्र में प्रभावकारी है। तो इनका जो अधिगम का सिद्धांत है उसकी सबसे प्रमुख विशेषता है कि उत्तम आदतों का निर्माण, उत्तम आदतों का निर्माण। पावलोव महोदय के अनुकूलित या अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत के द्वारा छात्र में या विद्यार्थी में उत्तम आदतों का विकास किया जा सकता है। और उत्तम आदतों का विकास करने के लिए अनुकूलित क्रियाएं उत्पन्न की जा सकती हैं, और जिसके द्वारा बालक के अंतर्गत पढ़ने की या अन्य सामाजिक जीवन की उत्तम आदतों का विकास किया जा सकता है। नंबर 2, समायोजन। समायोजन की क्षमता का विकास, क्षमता का विकास। बालकों में समायोजन की क्षमता का विकास अनुकूलित अनुक्रिया के माध्यम से कराया जा सकता है, और बालक अपने परिवेश के साथ, अपने वातावरण के साथ बेहतर ढंग से कह लीजिए तो समायोजन करने की प्रक्रिया को सीख सकते हैं या उसके बारे में समझ सकते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3 पे हम कह सकते हैं कुसमायोजन की समस्याओं का समाधान। कुसमायोजन की समस्याओं का समाधान। कभी कभी बालकों के व्यवहार में कुसमायोजन की प्रवृत्ति पाई जाती है। उन कुसमायोजन की समस्याओं का समाधान भी अनुकूलित क्रिया के माध्यम से किया जा सकता है। और फिर अगले क्रमांक पे हम कह सकते हैं अनुशासन स्थापित करने में, अनुशासन स्थापित करने में सहायक। पावलोव महोदय का जो सिद्धांत है वो अनुशासन स्थापित करने में बहुत ही सहायक है। कहने का मतलब किसी स्टिमुलस को दिखा करके, बता करके बालक को वांछित क्रिया कराई जा सकती है या अनुकूलित अनुक्रिया कराई जा सकती है। तो इनके सिद्धांत की एक प्रमुख विशेषता है कि ये अनुशासन स्थापित करने में बहुत सहायक है। और अगला क्रमांक जिसको हम देख सकते हैं, इनके अध्ययन का उपयोग हम अधिगम के क्षेत्र में कर सकते हैं, वो है भय या डर, जो भी हम कह लें, संकोच या झिझक को दूर करना, या झिझक को दूर करना। ध्यान देने वाली बात यह है, झिझक को दूर करना ये अधिगम क्षेत्र की एक प्रमुख समस्याएं हैं, जिनको हम भय के रूप में देखते हैं, संकोच के रूप में देखते हैं, डर के रूप में देखते हैं, झिझक के रूप में देखते हैं। तो भय, संकोच, डर, झिझक को दूर करने के लिए अस्वाभाविक उद्दीपन उत्पन्न करके भय को, संकोच को, झिझक को दूर किया जा सकता है, और बालकों को उनका जो सीखने के क्षेत्र में एक प्रकार की झिझक या संकोच रहती है उसको दूर किया जा सकता है। और इनके सिद्धांत का एक सबसे प्रमुख उद्देश्य
जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं वो भाषा शिक्षण में है। भाषा शिक्षण में लिपि या शब्द या वर्ण जिनको हम प्रतीक के रूप में, सिंबॉलिक रूप में छात्रों के सामने प्रस्तुत करते हैं, वो एक प्रकार के अस्वाभाविक उद्दीपन ही हैं। और अस्वाभाविक उद्दीपन का उपयोग करके अनुकूलित अनुक्रिया कराना, प्रारंभ में जैसे बालक कमल या कलम में अंतर नहीं समझ पाता, लेकिन बाद में सिखाए जाने पर वो दोनों शब्दों में अंतर करना सीख जाता है। तो भाषा शिक्षण में पावलोव महोदय का जो अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसका उपयोग करके बालक के भाषाई क्षमता या भाषाई ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि भाषा का ज्ञान अच्छे तरीके से हो जाए एक बार, तो निश्चित रूप से बालक के सभी अन्य ज्ञान का आधार भाषा शिक्षण है। कहा जाता है कि भाषाई विकास जिन बालकों का अच्छे ढंग से हो जाता है, उनके लिए किसी भी प्रकार के ज्ञान या कौशल को प्राप्त कर लेना, अनुभव को प्राप्त कर लेना, समायोजन को प्राप्त कर लेना, नई परिस्थितियों में समायोजन प्राप्त कर लेना, नई नई जानकारियों, तथ्यों, सूचनाओं को ग्रहण कर लेना बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है। उनके लिए ये एक आसान प्रक्रिया के रूप में सामने आता है। तो इस प्रकार से हम सब लोगों ने देखा कि पावलोव महोदय का जो सिद्धांत है, जिसको हम SR थ्योरी के नाम से, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी के नाम से जानते हैं, कि स्टिमुलस में परिवर्तन ला करके हम वांछित अनुक्रिया बालकों से करा सकते हैं, जिसको अनुकूलित अनुक्रिया कहा जाता है। और अगर हम समस्त प्रकार की क्रियाओं को ध्यान से देखें, उनका विश्लेषण करें, अवलोकन करें, तो समस्त प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो हमको एक प्रकार से अनुकूलित अनुक्रिया के माध्यम से ही नजर आती है। जो कुछ सीखा गया व्यवहार है, जिसके माध्यम से सीटी बजाए जाने पर छात्रों का प्रार्थना स्थल पर एकत्रित हो जाना, विद्यालय में या महाविद्यालय में घंटी की आवाज कालांश के रूप में चिन्हित करना, या किसी भी संकेत को समझ करके उसके प्रति वांछित अनुक्रिया करना, एक प्रकार से अनुकूलित अनुक्रिया के ही उदाहरण है। तो पावलोव महोदय का जो सिद्धांत है वो सीखने और सिखाने के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। और इसके द्वारा सीखने और सिखाए जाने के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी सिद्धांत के रूप में इसे देखा जाता है और आज भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हम सब लोगों ने पावलोव महोदय के अधिगम सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया। आगे भी इसी प्रकार से हम लोग अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद।